नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के और कई सारी चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और सभी पार्टियां जो है तैयारी में है। अब ऐसे में किसको कौन सी सीट मिल रही है, इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ समाज सेवी भैरव सिंह जुड़े हुए हैं। भैरव जी, आपका बहुत स्वागत है। आज आपके साथ चर्चा करने का विषय मेरा है, पहला तो चुनाव है और दूसरा किसको, झारखंड की बात हम लोग खास करके करेंगे, तो किसको कौन सी सीट मिल रही है और नहीं मिल रही है तो नाराजगी किस चीज की और क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे। देखिए, चुनाव 5 साल में एक बार आने वाला महापर्व होता है। आप जानते हैं भारत त्योहारों का देश कहलाता है पूरे विश्व में। 220 देशों में से एकमात्र देश भारत ऐसा है जहां पूरे विश्व में मिला करके जितने त्यौहार नहीं होते उतने पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं है 365 दिन का कि कोई ना कोई हमारा त्यौहार ना हो। तो इस हमारे चुनाव जो है वो 5 साल में एक बार आने वाला भारतवर्ष के उत्थान के लिए, देश को और मजबूत बनाने के लिए और जो है स्वयं के वोट रूपी आहुति देने का त्यौहार है। तो चुनाव को मैं एक त्यौहार मानता हूँ और भारतवर्ष के उत्थान का केंद्र मानता हूँ जी। तो ये आपकी मानसिकता चुनाव को लेकर के है, लेकिन आज मेरा जो सवाल है आपसे, सबसे पहले तो मैं संजय सेठ, जो मेरा मुद्दा है आज का, संजय सेठ। तो ऐसा है कि संजय सेठ जो है दूसरी बार उनको लोकसभा की सीट मिली है, जिससे पार्टी के अंदर ही कई लोग, मतलब कितने ही लोग नाराज हैं। और उसमें सबसे पहला जो मेरा नाम है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपसे, क्या ये सही हुआ कि संजय सेठ को लोकसभा की सीट फिर से दूसरी बार मिली? देखिए, आप वहाँ संजय सेठ जी को देख रहे हैं, मैं वहाँ मोदी जी को देख रहा हूँ। अभी केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी, उनके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए देश को। क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी भारतवर्ष का पूरे विश्व के सामने अभी जो छवि है, चाहे G20 ले ले आप, चाहे भारतवर्ष का जो तीव्र गति से उत्थान हो रहा है पर कैपिटा इनकम पे, GDP पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, जितना भी विषय पे उत्थान हो रहा है उसका एकमात्र कारण हमारे मोदी जी है। और इस लोकसभा चुनाव में माननीय संजय सेठ जी को टिकट मिला है और वो बहुमत से जीतेंगे। और आपने कहा, आपने क्या प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा नाराजगी? नहीं, नाराजगी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि संजय सेठ को बहुत ऐसी जनता भी चाहती थी, चूंकि अगर हम जनता की भी बात करें, हम विपक्ष की बात छोड़ देते हैं, माफ कीजिएगा, मतलब झारखंड के सत्ता पक्ष की बात छोड़ देते हैं, तो ऐसे में भाजपा के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं और भाजपा के समर्थक भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मंजूर नहीं है, ये ना गवारा है कि संजय सेठ को फिर से लोकसभा का सीट मिले। नहीं, ऐसा नहीं, अब तो मिल चुका है, किसी का बोलने से क्या होगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं, ये ऐसा भारतवर्ष में कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ जिसका विरोध ना हो। और परिवार में हो सकता है कि अपवाद में हो, संभवतः, क्योंकि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी से तो हूं नहीं, मैं कोई कांग्रेस, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मेरी आस्था और मेरा विश्वास मोदी जी है, इसलिए आप जो प्रश्न पूछने मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि उस परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव हो, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरे लोग खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है उनके पार्टी के लोग भी खड़े। और ये एक कुशल नेतृत्व करता है। इन्होंने अपने काम के माध्यम से, अपने समर्पण भाव के माध्यम से, अपने सेवा के माध्यम से और जो है अपना नाम मोदी जी तक पहुंचाया। मोदी जी स्वयं उनका पीठ थपथपा चुके हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को कैसे बोल सकते हैं कि ये लायक थे कि नहीं थे? अब मोदी जी ने उनको चुन लिया, हमारा काम है सीट जिता के देना। चलिए, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुना है। अब मेरा सवाल यहाँ पे एक और नाम को मैं जोड़ना चाहूंगी, प्रदीप वर्मा। अभी प्रदीप वर्मा का ये अगर स्थितियों की बात करें तो प्रदीप वर्मा ने कई तरह से प्रयास किया, मतलब हर हद तक वो चले गए कि उन्हें लोकसभा की सीट मिले। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही ज्यादा नाराजगी हुई कि फिर से संजय सेठ को मौका मिला। इस चीज की नाराजगी लोगों में भी देखने को मिली और उनमें भी देखने को मिली कि वो प्रयासरत थे, उनको नहीं मिल पाई। इस पे क्या कहेंगे? क्या मोदी जी के नजर में प्रदीप वर्मा का पेट ठपठपाने लायक नहीं था? देखिए, यही आप चूक कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई पार्टी में नहीं, तो पता नहीं पार्टी में क्या होता है, क्या चर्चाएं चलती है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक जिम्मेवार और जागरूक झारखंड का, रांची का आदमी होने के कारण, लड़का होने के कारण मुझे इतना पता है कि प्रदीप वर्मा जी एक परिपक्व व्यक्तित्व के धनी हैं, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। प्रदीप वर्मा जी, आप देखिए कि मोदी जी जब आए थे इसके पहले में रांची, झारखंड में, तो मंच संचालन कौन कर रहे थे? संजय सेठ जी कर रहे थे? नहीं, प्रदीप वर्मा जी कर रहे थे। क्यों? वो उस दायित्व में है। और मुझे नहीं लगता कि प्रदीप वर्मा जी ने इनका विरोध किया था, क्योंकि अब वो भी राज्यसभा सांसद है, दोनों सांसद है, एक लोकसभा सांसद है।
मतलब टिकट मिला और एक राज्यसभा सांसद है, दोनों का जो औहदा है वो सेम है, बराबर है। और प्रदीप वर्मा जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस झारखंड के उत्थान के लिए, झारखंड की सेवा के लिए, छोटे छोटे बच्चों के रोजगार के लिए, उनको शिक्षा व्यवस्था के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जहां तक मैं उनको जानता हूं। तो वो एक बहुत ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति हैं। वो किसी का विरोध कर ही नहीं सकते और पार्टी भी उनकी सच्चाई जानती है, उनका समर्पण भाव से अवगत है, इसलिए उनको एक सम्मानजनक पद दिया है। लेकिन भैरव जी, सवाल विरोध का नहीं है, विरोध तो हम कहीं नहीं रहे हैं, यहाँ पे सवाल यह है कि नाराजगी, क्योंकि इस बात से हर कोई वाकिफ है, इवन पूरा भाजपा वाकिफ है कि प्रदीप वर्मा चाहते थे और सभी लोगों को इस बात की खबर है कि उन्हें टिकट मिलनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये फंस जाता है चीजों को। देखिए, चाहते तो हम भी हैं हमको तो नहीं देता है, आप भी चाहती हूँ, चाहता तो सब है, इच्छा सबको ही रखते हैं, लेकिन आप समझिए बात को कि अब घर में 4-5 बच्चे हैं जो आपस में तय करते हैं कि नहीं भैया हमको ये चाहिए, पापा हमको ये चाहिए, मम्मी हमको ये चाहिए। तो पापा और मम्मी जो है परिवार के यानी कि गार्जियन है, वो डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को क्या देना है, सबको बराबर देते हैं, सबको बराबर देते हैं। उसी प्रकार ये मोदी जी का परिवार है, पूरा देश उनका परिवार है और ये सभी, चाहे वो संजय सेठ जी हो, प्रदीप वर्मा जी हो, जितने भी नेता हैं, सभी उनके परिवार के भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं और वो जानते हैं कि अपने परिवार के किस सदस्य को किस जिम्मेवारी देना है, कौन किस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम कर सकता है। उनको लगा प्रदीप वर्मा जी राज्यसभा सांसद होते हुए बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, उनको उन्होंने वो सीट दी और उनको लगा कि संजय सेठ जी इस क्षेत्र में जो काम किए हैं उससे और 4 कदम बढ़ करके काम करेंगे, उनको वो सीट दी। अब वो जो परिवार तय करता है, सीनियरिटी तय करती है, पार्टी के शीर्ष में बैठे हुए लोग तय करते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कोई पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन एक जिम्मेवार और जागरूक नागरिक होने के नाते आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो मैं अपने जानकारी अनुसार उसका जवाब दे रहा हूं। के नाते मैं आपसे फिर से एक बार पूछना चाहूंगी कि जो अंत में वो तो लोकसभा सीट के वितरण के बाद, माफ कीजिएगा, लोकसभा सीटों को देने के बहुत दिनों के बाद, बहुत नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रदीप वर्मा को राज्यसभा सीट दी गई, ठीक है, उन्हें वहां पे खड़ा किया गया उम्मीदवार। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उनकी नाराजगी तो जाहिर हो चुकी थी, उनकी नाराजगी तो सभी लोगों ने देख ली। कभी वो बोले क्या? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि नाराजगी वो बोला नहीं जाता है, वो आप एहसासों से अब आप किसी का दिमाग पढ़ लीजिएगा तो हम क्या कह सकते हैं। अब आप किसी का मन पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो मेरे मन में क्या है वो भी हमको बता दीजिए। नहीं, लेकिन उनकी तो हरकतों से पता चल गया था ना, चर्चा का विषय चलता है। आप देखिए, एक नैरेटिव सेट हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अभी आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के राजनीति पे नितिन गडकरी जी और मोदी जी के संबंध को खराब करने का प्रचार प्रसार किया गया। ये नैरेटिव सेट करना था लोगों के बीच में। देखिए, इसमें फूट आ गया इन लोगों में। अरे भैया, आज गडकरी जी ने जिस प्रकार का काम किया है, मुझे लगता है विश्व में कोई, वर्ल्ड में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो इतनी तीव्र गति से, जिनको हाईवे मैन भी कहा जाता है, इतनी तीव्र गति से और जो है नेशनल हाईवे को और छोटे बड़े सभी, चाहे पुल हो, रोड हो, हाईवेज हो, सभी को बड़े बड़े सुरंग खोद करके और पहाड़ी क्षेत्र में रोड बनाने का जो काम इन्होंने किया है, वह मैं उनके कार्य को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसे व्यक्ति और जिनका 1 लाख फोटो होगा मोदी जी के साथ हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए, ऐसे व्यक्ति इसका माननीय प्रधानमंत्री जी से संबंध खराब होने की चर्चा फैला दिया गया। ये नैरेटिव सेट करना है कि देखो इन लोगों में फूट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अंततः गडकरी जी को भी टिकट मिला, वो भी चुनाव लड़ेंगे और इस बार पता नहीं उनको कौन दायित्व दिया जाएगा, कौन मंत्रालय दिया जाएगा। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो स्वयं कहते कि मुझसे पूछा भी गया, आप सोचिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी टीम उनसे स्वयं पूछ रही कि आप बताइए कि आप किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। वो चाहते तो गृह मंत्रालय के बोल कर सकते थे कि नहीं मुझे गृह मंत्री बना दीजिए, मुझे सुरक्षा मंत्री बना दीजिए, मुझे मतलब बहुत सारा मंत्रालय है, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम करता हूं और मैं इसी क्षेत्र में काम करना चाहता हूं, मैं निर्माण का काम करना चाहता हूं, विकास का काम करना चाहता हूं। उनको अपना क्षेत्र का काम मिला, वो अच्छे से किए। तो मतलब सीधे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रदीप वर्मा को दरकिनार नहीं किया गया, जो चीजें थी वो फैलाई गई। लेकिन फैलाई गई चीजें भी कई बार ऐसा होता है ना कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगा होता है। अब जब धुआं इतना फैला है तो कहीं ना कहीं तो आग लगा होगा, कहीं ना कहीं चीजें जली होगी, तभी जाकर के धुआं लोगों में फैल रहा है। अफवाहों पे भी इंसान तभी यकीन कर पाता है। तो थोड़ा तो इसे मानना पड़ेगा भैरव जी कि इस चीज में प्रदीप वर्मा की नाराजगी थी कहीं ना कहीं, जिसे अंत में सुलझाने के लिए, चूंकि झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में प्रदीप वर्मा को हम नींव कह सकते हैं भाजपा की, वो है इस जगह पर, और उनको समझाने के लिए, उनको फुस लाने के लिए इस चीज राज्यसभा की सीट उनको दी गई। इस बात को तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है।
देखिए, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, और राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं स्वयं उनको व्यक्तिगत तौर पे, दोनों को, चाहे झारखंड के जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, मैं लगभग नेताओं को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, और दोनों स्वभाव के बहुत धनी हैं, दोनों समर्पित आदमी हैं, कई एक वर्षों से काम कर रहे हैं, और दोनों का निर्णय केंद्र ने लिया है, शीर्ष ने लिया है। तो उस निर्णय का सम्मान करना हमारा जो है मतलब दायित्व होना चाहिए। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि लोकसभा में झारखंड में 14 का 14 ही सीट, और जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जीतेंगे। मैं कोई व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जीतेंगे, कोई नेता नहीं। अभी तक तो हम प्रदीप वर्मा और संजय सेठ पे थे, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। भैरव जी का मानना है कि 14 लोकसभा सीटों पर झारखंड में जीत, प्रधानमंत्री मतलब भाजपा की जीत होगी। अब इस बात की क्या गारंटी है? चूंकि अगर मैं बात करूं इंडिया गठबंधन की, तो उन्होंने भी पुरजोर तैयारियां कर ली है अपनी चीजों को लेकर के आगे जीतने के लिए। और लगातार तो भाजपा पे ये आरोप भी लग रहे हैं कि लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त झारखंड से लेकर बिहार तक चल रहा है। तो ऐसे में जहां अभी बिहार की राजनीति की अगर बात करें, पूरे भारतवर्ष की करेंगे, बहुत समय लग जाए। बिहार की राजनीति की बात करें, राजद ने लगभग 60 सीट कांग्रेस को दी, 30 सीट स्वयं रखा। अब वो 60 सीट ऐसे हैं जहां पर राजद का 1% भी समर्थक लोग नहीं है, मतलब ना के बराबर है, एकदम ना। जानते हैं कि कुछ प्रतिशत होंगे भी तो वो जीत नहीं सकते हैं। कांग्रेस भी एकदम सीना फुला लिया कि वाह भैया हम इतने सीट पे लड़ रहे थे। सेम कंडीशन अब क्या हो गया कि पंजाब में आप देखिए और दिल्ली में देखिए, वहां पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, इन लोग में डिबेट चल रहा है कि नहीं भैया, कुछ कुछ जगहों पर जहां हमारी सरकार है पंजाब में, वहां आपको हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, और जहां हमारी भी सरकार कमजोर है, आपकी भी सरकार कमजोर है, वहां हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे। तीसरा, बंगाल में आप देखिए कि बंगाल की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वहां चुनाव का नैरेटिव चेंज हो गया है। एकदम जो हिपोक्रेटिक मानसिकता वाले हैं, जो इस प्रकार के विषैले राजनीति का समर्थन करते हैं और पाप करते हैं, बंगाल की राजनीति का मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है वहां वोटिंग कैसे होती है? वहां पर अगर अभी आप वहाँ की वर्तमान स्थिति देखेंगे, रोज सोशल मीडिया में चल रहा है, वहाँ पर हिंदुओं के, जहाँ बहुसंख्यक हिंदू है, जानते हैं कि ये मोदी जी के समर्थक है। वहाँ अनाउंसमेंट किया जाता है कि किसी को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको जो है जान से मार दिया जाएगा। हत्या करके पेड़ में लटका दिया जाता है ताकि लोग डरे और वोट देने ना जाए। तो इस चीज पे हम ये कह सकते हैं, चूंकि आपने बंगाल को इस तरीके से एक्सप्लेन किया, इस तरीके से हमारे सामने रखा, तो मेरा मानना ये है कि, अगर मेरा मानना नहीं है, ये एक सवाल है आपके लिए कि क्योंकि बंगाल में दीदी ने अकेले सारी सीटों, जो 42 सीटें थी, उन्हें अपनी ही पार्टी में सारे को दे दिया, उम्मीदवार अपने खड़ा कर दिए। क्या आप इसलिए कह रहे हैं भाजपा को वहां पे एक भी सीट नहीं मिली, या फिर वहां पे भाजपा को घुसने का जगह नहीं? देखिए, जहां 4 सीटें निकालना भी मुश्किल था, वहां 70 से ऊपर सीट पिछला बार भारतीय जनता पार्टी अपने मेहनत से, और इस बार बंगाल में भी, क्योंकि बंगाल के लोग, आप वहाँ, मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ, बंगाल मेरा भ्रमण किया हुआ क्षेत्र है। वोटिंग के समय वहाँ पर जो बूथ होते हैं, उस बूथ से 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर को पुलिस को खड़ा किया जाता है ताकि वहाँ बूथ लूटे जा सके। इस प्रकार बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी जी के नेतृत्व में कम संख्या में आ पा रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बंगाल में भी लगभग सीटों पे, मैं तो चाहता हूं कि सारे के सारे बंगाल के सीटों पे भी, और जो है मोदी जी की पार्टी आए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की पार्टी आए। और एक कहावत है, बोलते हैं कि ये चाय वाला है, और चाय वाला ने इस इतनी तीव्र गति से भारतवर्ष को आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में जब गाय वाला आ जाएगा, मतलब योगी आदित्यनाथ जी, तो भारत पता नहीं त्रेता युग में ना चला जाए। कहने की सीधे तरीके से लगातार जो है एक आम नागरिक और एक समाज सेवी होने के नाते जो इनका जवाब है वो यही है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ है, ऐसे शख्सियत की जरूरत है। तो चूंकि बंगाल वाले सवाल पे आपने मेरा जवाब दिया नहीं। मेरा सवाल ये था कि बंगाल में, चूंकि आपने कहा कि बंगाल में अलग राजनीति होती है, ठीक है, तो इस अलग राजनीति को अलग कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि दरकिनार कर दिया गया है भाजपा को, चूंकि ये उम्मीदवार खड़े करने से पहले घोषणा कर, वहां डर की राजनीति होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी संदेश खाली की आप घटना देखिए बंगाल में, डर की राजनीति किसे कहते हैं। शाहजहां खां करके वहाँ के विधायक हैं, टीएमसी के नेता हैं, वो खड़े होकर के बोलते हैं कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मुझे भारतवर्ष के हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। वहाँ के विधायक का कहना है, ये सोशल मीडिया बहुत वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। दूसरा क्या है कि वहाँ संदेश खाली में ऐसा
अनेकों अनेक वीडियो आया है, क्योंकि वो बंगाली में स्टेटमेंट है महिलाओं का, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अनेकों अनेक वीडियो ऐसा आया है जहां पर वहां के महिलाओं ने कहा है कि हमारे घर में बहू आई शादी करने के बाद, और यहाँ का टीएमसी का नेता आया और बोला बहुत सुंदर है, सुने तुम्हारी बहू, चलो आज पार्टी ऑफिस में रहना। वहाँ की नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है। आए दिन वहाँ कहीं ना कहीं खेत में, नाले में आपको महिलाओं के शव मिलते रहते हैं, हिंदू महिलाओं के। वहाँ के जो हिंदू ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, एक ने अपना घर भगवा रंग से लिपवा लिया तो उसके घर को हरा रंग कर दिया गया। और ममता बनर्जी जी स्वयं आकर के स्टेज पे बोलती हैं कि जो बीजेपी का समर्थक है, मोदी का साथ देगा, और जो है वो मेरा दुश्मन है, उसके साथ मैं वही करूंगी जो दुश्मन के साथ किया जाता है। ये वहां के सीएम का स्टेटमेंट। आप बताइए, लोकतंत्र का देश ऐसा होता है कि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो मरवा देंगे, हमको वोट नहीं दीजिएगा तो आपकी बेटियों का बलात्कार करवा देंगे, हमको वोट नहीं दीजिएगा तो आपको सर कटवा करके और आपके शव को टांग देंगे, हमको वोट नहीं दीजिएगा तो इस राज्य में आपको रहने नहीं देंगे। ये डर की राजनीति बंगाल में होती है, इसलिए मैंने बंगाल को थोड़ा अलग करके बोला है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जैसे पिछला बार जितनी सीट जीत करके आए थे, जो अबरी कहावत है अब की बार 400 पार, और मैं गारंटी देता हूं 400 पार होगा, क्योंकि भारतवर्ष के आम जनताओं को जो सुविधाएं मिली हैं, चाहे वह आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, रोजगार का विषय हो, तो अभी यूरोपियन कंट्रीज भी, आज ही मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज के भी बहुत सारे देश जो है भारतवर्ष में एक भारी संख्या में इन्वेस्टमेंट का योजना बना रहे हैं, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों को वो रोजगार देंगे। अगर मैं इस पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, बंगाल की राजनीति पे तो हमने बात कर ली, बंगाल ने सबको दरकिनार कर दिया है। अब आने वाला समय बताएगा कि कौन और किसकी सत्ता बनेगी। लेकिन अभी चूंकि आपने कुछ योजनाओं के बारे में कहा, तो अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने कई जगहों का दौरा किया, झारखंड दौरा किया, बिहार दौरा किया, और यूपी और बंगाल, इन सारी जगहों का उन्होंने दौरा किया। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि लोगों का मानना है, ये आम जनता की बात है, कि जो पुराने शिलान्यास हुए हैं, पुराने लोकार्पण हुए हैं, पहले उन सारे कामों को शुरू करें प्रधानमंत्री, उसके बाद नए लोकार्पण कीजिए, या फिर ये चुनावी दिनों के समय में चुनावी तरीका है लोगों को बरगलाने का और अपनी ओर लाने का। ये सारी बातें सामने आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी चीज का, आप एक उदाहरण दीजिए जो उन्होंने गारंटी दी और पूरा नहीं किया। एक गारंटी आप दीजिए। उन्होंने कहा 370 हटेगा, 370 हटा। राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बना। तारीख निकल के आएगा, निकल के आया। उसके बाद जितना भी इतना स्पीड में रोड बनेगा, डेवलपमेंट होगा। उस समय तक 25 मात्र ट्रेन चलते थे, मैं ध्यान में नहीं आ रहा नाम मुझे अभी। उन्होंने कहा कि सैकड़ों की संख्या में वंदे भारत ट्रेन चलेंगे, 50 अभी चल रहा है, 75 कुछ दिन में होने वाला है। जितने भी गारंटी दी, उन्होंने कहा उज्ज्वला योजना आएगा, सबके घर में सिलेंडर होगा, सबके घर में सिलेंडर था। विपक्षों ने विषय उठाया कि ये जो है स्कैनर के माध्यम से और जो है पेमेंट करने का बात कर रहे हैं कि इनके अकाउंट से पैसा निकल के उनके अकाउंट में चला जाएगा। एक चाय बेचने वाली, एक टमाटर और सब्जी बेचने वाली, और रोड में चलने वाला रिक्शा चलाने वाला और मोची जो है, वो डिजिटल इंडिया कैसे हो सकता है? और इन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया होगा। आप आज जाकर देखिए कि बादाम बेचने वाला है, उसके पास भी एक स्कैनर लगा हुआ है, या गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पैसा पेमेंट कर सकते हैं। तो एक आप विषय बताइए जो उन्होंने गारंटी दिया और पूरा नहीं किया हो। और मुझे पूरा विश्वास है अभी जितने देखिए, जो विपक्ष लोग हैं, जो इस देश को अपना देश नहीं मानते हुए फलना भाई का नारा लगा करके और जो है बरगलाने का काम करते, देश को तोड़ने का काम करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं। मोदी जी लड़वाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी है ना भैरव जी, आपकी बातों को सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, दिलचस्प बातें हैं, क्योंकि कई जगहों पे आपकी बातों को सुन के मैं उन बातों को मिला रही हूँ जो ग्राउंड रिपोर्ट आती है। उस ग्राउंड रिपोर्ट में ये है कि चीजें जो हैं, कई लोगों के ये बयान आए कि खाता खुल गया, पैसे कहाँ हैं, सिलेंडर मिल गया, गैस कहाँ है, चूल्हा मिल गया, गैस कहाँ है। ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों पे, चूंकि अगर हम प्रधानमंत्री की बात एक सेकंड के लिए किनारे कर दे, तो उसमें जो अधिकारी हैं जिन पे प्रधानमंत्री का हक है, वो उनके लिए एक्शन ले सकते हैं। ऐसे लोग घपला करते नजर आते हैं ग्रामीण इलाकों में या फिर किसी भी इलाके में। तो इन सवालों का भी जवाब दे दीजिए जरा कि गैस मिल गए लेकिन क्या कहते हैं, सिलेंडर मिल गया, गैस मैं विकास पे छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये जो 70 साल कांग्रेस, मैं तो कहता हूँ देशद्रोही मानसिकता वाली पार्टी, और जो है जिसने काम किया, देश का उत्थान किया, उन्होंने कितने लोगों को चूल्हा दे दिया। अभी तो हमारे राहुल गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं कि मैं गया, वो चूल्हा निकाले, उसका ऊपर स्टोव निकाले, उसके ऊपर कोयला डाले।
उनको ये तक नहीं पता है कि कोयला किस प्रकार के चूल्हे में डाला जाता है और स्टोव जो है वो कैसे चलता है, मट्टी तेलिया कैसे। ऐसे नेतृत्वकर्ता आप चाहते हैं भारत के लिए? आपकी तो यही हो गई ना बात कि आपको ऐसा नेतृत्वकर्ता चाहिए जिसको चूल्हा, गैस और स्टोव में अंतर नहीं पता है, जिसको ये नहीं पता है कि बाजरे की जो खेती होती है वो बाजरे से क्या बनता है। आप ऐसे नेतृत्वकर्ता चाहते हैं जो स्टेटमेंट देते हैं इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। आप ऐसे नेतृत्वकर्ता चाहते हैं जो कहते हैं कि मैं इस देश को हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों से आपको आजाद कराना है। और माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आप देखिए आज आयुष्मान भारत योजना, मैं स्वयं इसका मतलब आंख से देखा हुआ व्यक्ति हूं, मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। मेरे माध्यम से, हम लोगों के टीम के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 लोगों का आयुष्मान भारत के माध्यम से हम लोग इलाज करवाते हैं रिम्स में और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जिसमें 5 लाख एक सामान्य जो गरीब आदमी रिक्शा चला रहा, पैर टूट गया उसका सर फूट गया, वो कोमा में चला गया, उसका किडनी का ऑपरेशन है, दिल का ऑपरेशन है, वो पूरा जमीन बेच देगा, 5 लाख नहीं ला सकता, लेकिन उसका आज इलाज हो रहा है आयुष्मान भारत की योजना से। बहुत सारा, मैं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन मेरे मोहल्लों की और रांची के कई एक महिलाओं को मैं जानता, हो सकता है कुछ अपवाद में कुछ लोगों को नहीं भी पहुंचा मिलता हो, संपर्क अच्छा नहीं होने के कारण या फिर नॉलेज नहीं होने के कारण, लेकिन ऐसे हजारों महिलाओं को जानता हूं जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है। कुल मिला के ये है कि प्रधानमंत्री अपनी गारंटी और अपनी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं, लेकिन वही अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया गठबंधन की, तो जिस तरीके से एग्जाम्पल सुनने को मिले वो तो एकदम अलग थे। मैं काटूंगा, इंडिया गठबंधन नहीं, इंडी गठबंधन है, इंडिया बनने की उनकी औकात नहीं है। खैर ये तो अलग मसला है, क्योंकि हमारे लिए तो इंडिया गठबंधन है और अब आप लोगों की मर्जी है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल ये भी आता है भैरव जी कि अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, झारखंड को छोड़ दीजिए, मैं पूरे भारत को और पूरे लोकसभा को लेकर के जानना चाहती हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा उभर के आएगी, मोदी जी उभर के आएंगे, और अगर इसमें अब मैं पूरे भारत की बात करूं, अब कौन सी सरकार, चूंकि मैंने देख लिया एक आम इंसान, एक समाज सेवी होने के नाते आप तो चाहते हैं कि भाजपा और मोदी की सरकार हो, लेकिन ऐसे में फिर भी आपसे मेरा सवाल होगा कि युवाओं के लिए कौन सी सरकार है। इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं झारखंड की ही बात करूं तो अभी से 5 साल पहले अगर हम जाएं, माफ कीजिएगा 5 साल होने में कुछ समय बाकी है, उससे पहले अगर जाएं तो झारखंड में भाजपा की सरकार थी और उसके बावजूद युवा बेरोजगार थे, जिसका खामी जो आज भी सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। तो मैं इस झारखंड को जोड़ते हुए पूरे भारत से पूरे भारत को लेकर आपसे सवाल है कि कौन सी सरकार युवाओं के लिए सही रहेगी। एक युवा होने के नाते आप जवाब दीजिएगा। देखिए, हमारे पास केवल और केवल एक ही उत्तर है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ा है। मैं इसका छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। झारखंड की अगर केवल बात करें, जीएसएससी का एग्जाम हुआ, लाखों बच्चों ने दिन रात रट करके पढ़ करके अपने आप को झोंक दिया किताबों में, और उसके बाद पढ़ करके जब एग्जाम देने जाते हैं, हजारों बच्चे बैठे हुए एग्जाम में, पता चलता है पेपर लीक हो गया। एक सीट 18 लाख, 20 लाख, 16 लाख, 22 लाख ऐसे करके बट रहा था कि आओ 50 लाख 20 लाख रुपए दो, 18 लाख दो, तुमको यहां नौकरी दे रहे, वहां नौकरी दे रहे हैं। अंततः जब पेपर लीक हो गया, हल्ला हो गया। हम लोगों के प्रदर्शन के बाद, मैं सभी विद्यार्थियों के साथ फिरायलाल में खड़ा था उस दिन, और हम लोगों ने फिरायलाल में रात को प्रदर्शन किया, आग्रह किया। दूसरे दिन फिर प्रदर्शन हुए, कई एक प्रदर्शन हुए, और उसके बाद इस पेपर को खारिज किया गया, उस एग्जाम को रद्द कर किया गया। जीएसएससी का, जेपीएससी का एग्जाम कितनी बार हुआ है झारखंड में? इस सरकार में कितने लोगों को नौकरी मिली है? 2018 बैच के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उसमें कितने लोग थानेदार हो गए हैं अभी तक? कितने लोगों का जो एएसआई लोग थे, उसमें से 1600 कितने लोगों का जो है एसआई बनने में प्रमोशन रुका हुआ था, अभी तक प्रमोशन नहीं हो पाया है। क्या कारण है इसका? कैसी सरकार चाहिए? झारखंड ऐसी भ्रष्ट सरकार चाहिए जहां पर ए टू जेड जितने भी इनके नेता हैं, सबके घर में ईडी का छापा पड़ रहा है और करोड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं, 300 करोड़ 400 करोड़, पता नहीं बाप रे बाप इतना पैसा कहां से लेके आ रहे हैं। ये पैसा झारखंड के गरीबों का चूसा हुआ है, खींचा हुआ है, और यहां का जो खनिज संपदा है, चाहे कोयला हो, अबरक हो, चीनी मिट्टी हो, सभी लेकिन अगर इस पे बात करें तो ये भी है भैरव जी की सिर्फ क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही है कि ईडी जो है वो भाजपा के इशारे पे काम करती है, केंद्र के इशारे पे काम करती है। तो यहाँ पे मेरा आपसे ये सवाल है कि झारखंड में भी या फिर झारखंड के बाहर भी अगर बात करें तो गैर भाजपा विधायक, गैर भाजपा कार्यकर्ता के घरों में ही लगातार ईडी का छापा पड़ता है, आईटीएस, सीबीआई। तो क्या इसे हम साजिश कहेंगे, उन्हें छुपाने, उन्हें दबाने के लिए? अच्छा, मान लीजिए, चलिए आपके हिसाब से मान लेते हैं केंद्र के इशारे पर ईडी का छापा पड़ रहा है, तो ईडी का छापा पड़ने पे जो हजारों करोड़ रुपया जो निकल के आ जा रहा है, ये बीजेपी वहां जाकर रख देती है क्या? मोदी जी इंप्लांट कर देते हैं क्या?
आप सोचिए, एक आदमी को फंसाने के लिए आपके हिसाब से एक आदमी को फंसाने के लिए 300 करोड़ रुपया खर्चा कर दे रहे हैं लोग। यही ना कहना चाहती हैं आप? जितने लोगों पे ईडी का जो है रेड पड़ता है, आप सबको देखिए, लाखों लाख रुपए की संपत्ति, करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति, एक मतलब टुटपुंजिया नहीं बोलेंगे, लेकिन एक जो 5 साल 6 साल पहले राजनीति में आया है और अपने पैसे के दम पे आज उसकी प्रॉपर्टी का जो कुल वैल्यू था वो 5 करोड़ रुपया था, और अगले 5 साल में 500 करोड़ रुपया हो जाता है। ऐसे लोगों के घर में ईडी का छापा नहीं पड़ेगा तो किसके घर में पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ जी के घर में पड़ेगा, जो 2-4 सेट कपड़ा जो है भगवा वस्त्र पहन करके और पुराना गाड़ी चेंज करके नया गाड़ी तक नहीं लेते हैं, केवल उसमें 200-250 रुपया का भगवा गमछा जो है बिछा करके सीट में बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के घर में ईडी का छापा पड़वाना चाहती हैं आप क्या? इनके घर में छापा, ऐसा बात करें, अगर हम इस पर बात करें तो क्योंकि अब तक किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के यहाँ अब तक हमने नहीं सुना है, अगर भाजपा कार्यकर्ता के यहाँ, देखिए हमारा सवाल बस यही है कि झारखंड राज्य के लिए और पूरे भारत के लिए कौन सी सरकार सही रहेगी, उसी पे हम बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर किसी भाजपा कार्यकर्ता के घर में, चूंकि ये चीजें खुल के अब तक नहीं आई है कि भाजपा कार्यकर्ता के घर में छापा पड़ा और इतना आया, छापा ही नहीं पड़ा तो फिर पता कहां से भैया देखिए, इसका जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम वहां पर बैठ जाए। अब आप हमको बैठा दीजिए केंद्र के साथ में, उसके बाद हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अब भाजपा कार्यकर्ता है घर में ईडी का छापा काहे नहीं पड़ा भैया, ये तो उन लोग बता सकते हैं। मैं तो भाजपा में नहीं हूं, वर्तमान आज अभी तक तो नहीं हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप मुझसे जो पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं वो आप उनके नेताओं से पूछिए। मैं जवाब उतना ही दे सकता हूं जितना एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते दिया जा सकता है। और मैं फिर भी बह रहा हूं, ईडी का जो एक्शन है वो एकदम सही जगह हो रहा है, सही लोगों पे हो रहा है। चलिए, भैरव जी का कहना यह है कि भाजपा पे सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जहां कांग्रेस में महागठबंधन में हो रही है वहां का जवाब देंगे। आप देखिए, भाजपा के नहीं, मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। आप लोग, ये मीडिया वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, मैं प्रणाम करता हूं आपको, आप घुमा फिरा करके बात कर देते हैं। मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूं कि किसके घर में जो है रेड नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा। मैं ये जवाब दे रहा हूं कि जिनके जिनके घर, जिनके जिनके ऑफिसों पे रेड पड़ा और उससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के आया और लाखों करोड़ों रुपया का घोटाला जो है सबूत समेत आया। आप देखिए, बंगाल में भी गया था ईडी का टीम, ममता बनर्जी का टीम ने क्या किया, ईडी के टीम पे पथराव करा दिया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, वो जान बचा करके भागना पड़ा उस ईडी की टीम को। तो भैया क्यों? अगर आप सीधे हैं, सात्विक हैं, आप ईमानदार हैं तो आने दीजिए। क्या हो भैया, देख लो मेरा घर में, वो जान रहे घर में आएगा पकड़ा जाएंगे, करोड़ों में संपत्ति मेरे लुट जाएगा। इसलिए डरा धमका करके, मैं पहले बताया बंगाल की राजनीति कैसी है, डर की राजनीति करते हैं वो। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इन जो ईडी प्रश्न पूछने से ज्यादा अच्छा रहेगा जहां जहां ईडी का रेट पड़ रहा है, आप कैमरा लेके पहुंचे और दिखाइए। करोड़ों रुपए देखने एक साथ, मैं तो देखा नहीं उतना पैसा, बैंक में गए तो 25 लाख रुपए देखे थे, तो वही सबसे ज्यादा देखे, उतना पैसा एक बार हम देखे नहीं है। चलिए, तो वही बता सकते हैं। यही है कि अगर, चलिए हम एक चीज यहाँ पे कहते हैं, एक मतलब काल्पनिक मुद्दे पे बात करते हैं। काल्पनिक मुद्दा ये है कि चूंकि हमारी जहां तक की समझ है, अगर किसी भी, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, भाजपा हो, एनडीए हो या इंडिया हो, सीधे तरीके से अगर किसी के यहाँ भी छापा पड़ जाता है किसी भी टीम का, सीबीआई, आईटी या फिर ईडी का, तो वहां से तो पैसे निकलने एकदम लाजमी है, क्योंकि हाँ वो चीजें तो बाद में क्लियर होती कहां से है कहां से नहीं है पैसे। नहीं, आप कहना चाहते हैं 300-400 करोड़ रुपया एक आदमी को फंसाने के लिए सरकार खर्चा कर रही है, इतना मूर्ख है क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, चूंकि आप जिस 300 करोड़ की बात कर रहे हो उसका भी बाद में बयान आया था, खैर उस मुद्दे पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये है कि अगर भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता, चूंकि आप भी पार्टी में नहीं है और हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो बस सवाल है कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता के घर में अगर ऐसी रेड पड़ती है, तो आप चूंकि समर्थक होने के नाते, एक आम इंसान, समाजसेवी होने के नाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या भाजपा के कार्यकर्ता या विधायक के घर में पैसे नहीं मिलेंगे, वो करोड़ों रुपए नहीं मिलेंगे, नोटें नहीं मिलेंगे? देखिए, मैं एक आपको विश्वास के साथ मैं कहता हूं, एक भारत का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कोई भी भ्रष्ट नेता जिसने देश के साथ गद्दारी की हो, जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है वो देशद्रोही है, वह पापी है, वो इस देश का दुश्मन है, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नेता का रिश्तेदार हो चाहे नेता हो। अगर वो भ्रष्टाचारी है और साबित होता है तो झारखंड में अगर होता तो सबसे पहला विरोध करने वाला भैरव सिंह रहेगा। ये मैं वचन के साथ आपको यहां पर बोल रहा हूं और होगा। अब ऐसा हो, आप करवाइए, आपका अगर संपर्क है तो फोन कीजिए, ईडी को बोलिए कि रेड मारेगा। हमारा तो बस इतना ही काम है कि हम लोगों तक खबरों को पेश, जो भ्रष्टाचारी है, जो देश का दुश्मन है, वो भैरव सिंह का दुश्मन है, वो समाज का दुश्मन है, चाहे वो किसी पार्टी का हो।
चलिए भैरव जी, आज की जो मुद्दा, आज की जितनी भी चीज़ों पे हमने चर्चा की, बेहद ही अच्छा। ये चीज़ हम डिबेट के रूप में भी आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन आज क्योंकि हमारा चर्चा था, इस चर्चे में हमने बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत की, भाजपा, एनडीए, इंडिया, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बातचीत की। फिर से हम कभी ना कभी फिर से हमारी इसी कुर्सी पे हम बैठे होंगे और डिबेट पे बातें हो रही होंगी, और उस समय हम भैरव सिंह का एक और रूप देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका भैरव। जय श्री राम, जय झारखंड। आज हमारे चर्चे में सिर्फ इतना ही, लेकिन अभी चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है और इस बीच न जाने कितनी ही तकरारें हमारे बीच होनी अभी बाकी है, तो ये देखने वाली भी। लेकिन एक सेकंड, धन्यवाद से पहले एक और सवाल याद आ गया मुझे। चलते चलते चूंकि भैरव जी ने जितनी भी बातें कही, भाजपा भाजपा भाजपा, हालांकि ये पार्टी में है नहीं, लेकिन फिर भी भैरव जी आपसे मोदी मोदी मोदी, मैंने सुनिए, भाजपा 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 नहीं कहा मैंने, मोदी 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 कहा। भाजपा ही कहेंगे। नहीं, मैं मोदी कह रहा हूँ, ठीक मुझे। हाँ। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपको क्या आने वाले समय में, मैं तो अभी से देख रही हूँ, लेकिन मैं आपके जुबान से सुनना चाहती हूँ कि आने वाले समय में क्या हम आपको भाजपा में बतौर नेता देखेंगे? वर्तमान में अपने पास देखिए, हम लोग छोटा स्टेप लेके चलने वाले लोग हैं। हमारा पहला कदम है मोदी जी को देश के नेतृत्व में फिर से खड़ा करना उसी स्थान पे। उसके लिए लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान हम लोग कर रहे हैं। एक आम, आप सोचिए, बीजेपी के कार्यकर्ता तो लगे होंगे लाखों की संख्या में, और मेरे जैसा एक आम आदमी, एक सामाजिक व्यक्ति भी और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों तक विषय पहुंचाने का काम कर रहा है। पहला मोदी जी, बाद में देखेंगे हमको क्या करना है क्या नहीं। मतलब ये तो इनडायरेक्टली जो इशारों में चीजें तो समझ में आ रही है कि एक समय पे हम भैरव सिंह को भाजपा में जरूर देखेंगे, और हो सकता है कि हम एक अच्छे नेता और अच्छे विधायक के रूप में देखें। मैं बजरंगबली के चरणों में सदैव समर्पित हूँ और वो राम जी के चरणों में समर्पित हैं। तो जो राम जी के साथ है, मैं विचारधारा से उनके साथ हूँ। और अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी वर्तमान में केवल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को जिताने का काम करना है, लेकिन उसके बाद चांसेस है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये समझदारों के लिए इशारे काफी हैं। ये इनका इशारा है, हम खाली जय श्री राम बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चाओं में सिर्फ इतना ही। आज हमने बहुत सारे विषय पे चर्चा किया और हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी, हमने 3-4 मुद्दों पे चर्चा की, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला मुद्दा क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए वो मुद्दा। चलिए, फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।